प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस चैप्टर के तीसरे क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जंतुओं में परिवहन पदार्थों का किस प्रकार से होता है, कौन कौन से पदार्थ का परिवहन होता है, रक्त क्या है, रक्त की संरचना प्लाज्मा क्या है, रक्त का ठोस रूप क्या है, तरल रूप क्या है, WBC क्या है, RBC क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स क्या है और इनसे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातों की जानकारियां आज के इस क्लास में हम लोग ग्रहण करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, आज का जो क्लास है बाबू वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सबसे पहला आज देखिए आपके स्क्रीन पर है कि जंतुओं में परिवहन। पिछले क्लास तक हम लोगों ने क्या सीखा कि पेड़ पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि जंतुओं में परिवहन क्या क्या होता है ना। तो सबसे पहले उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतु में हम लोग भी आते हैं, है ना। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जो मैमेलिया है, जो एवीज है ना, जिसमें जो स्तनधारी है, वैसे जीव जो उच्च श्रेणी के हैं उसमें एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है बाबू? परिवहन तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और उसी सिस्टम के तहत क्या क्या परिवहन होता है? ऑक्सीजन परिवहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स या फिर अन्य जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, मेटाबॉलिक प्रोसेस के फलस्वरूप जो विभिन्न पदार्थ शरीर के लिए बेकार पदार्थ हैं, जिसका शरीर में कोई यूज नहीं है, उपयोग नहीं है, उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाया जाता है। जंतुओं में भी पदार्थों का परिवहन होता है। जिस तरह से हम लोग पादपों में देखा था कि जल, खनिज लवण और भोज्य पदार्थ का परिवहन होता था, यहां हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पादपों में भी होता था, पेड़ पौधों में भी होता है। पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, बेकार का पदार्थ या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का कार्य किसके द्वारा होता है? परिवहन तंत्र के द्वारा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। वो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो रक्त, रुधिर या ब्लड, हृदय, हार्ट तथा रक्त वाहिनियां, ब्लड कैपिलरी मिल करके क्या बनाता है बाबू? रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, या इसको अंग्रेजी में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, है ना। तो हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? ब्लड, हार्ट, ब्लड कैपिलरीज, ये सब मिल करके रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अलावे परिवहन के लिए लसिका तंत्र, लिम्फ सिस्टम होता है, जिसके द्वारा परिवहन उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं का मतलब जो स्तनधारी है, जो रीढ़धारी है, वर्टिब्रेट है, वैसे जंतुओं को उच्च श्रेणी के जंतु कहा जाता है। मानव भी उच्च श्रेणी के जंतुओं में ही आता है।
अब आगे हम लोग देखते हैं कि रक्त क्या है। सबके विषय में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है कि रक्त, ब्लड, रुधिर क्या है ना। रक्त या इसी को ब्लड कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं, खून कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। क्षारीय तरल पदार्थ क्या है, क्षारीय क्यों है ये, इसलिए इसका पीएच मान जो होता है बाबू खून का वो 7.4 होता है। 7 से जो अधिक होता है विलियन का पीएच मान तो वो क्षारीय होता है। 7 जिसका होता है वो उदासीन होता है, और 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, अम्लीय होता है। तो यहां पर चूंकि 7 से अधिक है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, इसलिए ये क्षारीय तरल पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, जो हृदय, हार्ट तथा रक्त वाहिनियों, ब्लड कैपिलरी में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी टिश्यूज को, शरीर के सभी ऊतकों को कनेक्ट करने का काम करता है, संयोजन करता है, जोड़ने का काम करता है ना। इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला शरीर का जो भी ऊतक है, जो भी टिश्यूज हैं, सारे टिश्यूज में रक्त का प्रवाह होता है, और रक्त के माध्यम से सारे टिश्यूज, सभी ऊतक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा कि रक्त का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। पहला प्रश्न यहां तक में। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं क्यों। उसका जवाब देना है कि रक्त अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन का काम करता है, सभी ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। इसलिए रक्त तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। अब है कि ब्लड का 2 पार्ट होता है। ब्लड का 2 घटक होता है, 2 भाग होता है, 2 पार्ट होता है। पहला जो भाग है वो तरल भाग होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में होता है, जिसको कि प्लाविका या प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। पहला है तरल भाग जो द्रव अवस्था में होता है, द्रव भाग जो इसका है, तरल भाग जो है, लिक्विड स्टेट जो है, वो प्लाविका या प्लाज्मा कहलाता है। इसी का दूसरा जो ठोस भाग होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा रक्त पट्टिकाणु होते हैं, बिंबाणु होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। अंग्रेजी में लाल रक्त कोशिकाओं को रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, शॉर्ट में इसको आरबीसी भी कहते हैं। बारी बारी से सबके विषय में हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और रक्त पट्टिकाणु को बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। हम लोग बारी बारी से सबके विषय में जानेंगे आगे, अभी तुरंत। अब देखिए कि रक्त का जो तरल भाग है, द्रव भाग है, वो प्लाविका या प्लाज्मा है।
देखिए बाबू, रक्त है ना, इसका दो भाग, एक तरल भाग जिसको कि क्या कहते हैं, प्लाज्मा, और दूसरा है ठोस भाग, है ना। तरल भाग और ठोस भाग, तरल भाग में प्लाज्मा जो कुल रक्त का 55% होता है। कितना होता है तरल भाग? 55%। और ठोस भाग जिसमें कि WBC, RBC, थ्रोम्बोसाइट्स सब जो रहता है वो 45% होता है। इस चीज को भी जानिए, है ना। अब है कहने का मतलब क्या समझे कि अगर 100 ग्राम रक्त लेते हैं, है ना, तो क्या मिलेगा? 55 ग्राम जो है बाबू वो प्लाज्मा है, और 45 ग्राम क्या है? ठोस है। 45 ग्राम में क्या क्या है? WBC, RBC, इसमें WBC, RBC और थ्रोम्बोसाइट्स, रक्त पट्टिकाणु जिसको कहते हैं, बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, थ्रोम्बोसाइट्स। और 55 ग्राम जो है वो क्या है? प्लाज्मा है। अब आइए प्लाज्मा के विषय में पहले जानेंगे। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का लगभग 55% होता है, जो आपके सामने स्क्रीन पर पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का लगभग 55%, 55% होता है। रेस्ट जो 45% होता है बाबू, 45% जो होता है, इसका ठोस भाग होता है। और ठोस भाग में श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट्स जिसको रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु भी कहते हैं, वो होता है। चलिए प्लाज्मा पहले हम लोग देख लेते हैं। अब प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9% यानी 1% से भी कम अकार्बनिक लवण होते हैं। 0.18% ग्लूकोज होता है। देख लीजिए कि रक्त, ब्लड क्या क्या चीज का बना होता है। आधा प्रतिशत 0.5% फैट होता है, वसा, और शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये प्लाज्मा का संगठन है कि प्लाज्मा किस प्रकार से बना है। अगर 100 ग्राम सिर्फ प्लाज्मा लिए तो उसमें 90 ग्राम जल, 7 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम से भी कम अकार्बनिक लवण, 0.18 ग्राम ग्लूकोज, आधा ग्राम 0.5 ग्राम वसा, और शेष जो होगा वो अन्य कार्बनिक पदार्थ इसमें होते हैं। आगे है कि प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा में 7% प्रोटीन है। अभी हम लोग देखे हैं, यहां पर देखिए कि 7% प्रोटीन है, और प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपलब्ध है, मौजूद होता है, उसमें प्रोटीन के पहले प्लाज्मा लगा दीजिए क्योंकि वो प्लाज्मा का प्रोटीन है। याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, तो वो प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। प्लाज्मा प्रोटीन में फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपैरिन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या होता है बाबू? तो फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपैरिन होता है ना। अब देखिए कि रक्त के जमने में, रक्त जो थक्का बनता है, रक्त जो क्लॉट करता है, उसमें फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा से क्या होता है? अलग हो जाता है, और तब प्लाज्मा का जो शेष भाग होता है वो सीरम कहलाता है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लाज्मा में से जब फाइब्रोनोजिन अलग हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं? तब उसको सीरम कहते हैं। फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा से जब अलग हो जाता है और तब प्लाज्मा का जो शेष भाग होता है
वह क्या कहलाता है बाबू? सीरम कहलाता है। अर्थात हमने लिख दिया क्या कि फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या होता है? फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। जब उसमें से फाइब्रोनोजिन बाहर निकाल दीजिए तब वही प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सीरम कहलाता है। ये सब जो भी लाइन है, हर लाइन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आपको कहीं कोई परेशानी हो समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आइए। अब है कि लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, है ना, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग आरबीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आरबीसी। रेड का आर, ब्लड का बी और कॉर्पसेल्स का सी, है ना। लाल रक्त कोशिका को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, है ना। आप लाल रक्त कोशिका कहिए, आरबीसी कहिए, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहिए या फिर इरिथ्रोसाइट्स कहिए, सबका एक ही नाम है ना। अब देखिए कि लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक, प्रोटीन पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा दिखता है बाबू? लाल दिखता है ना। कि रक्त में लाल रक्त कोशिका नाम से पता चल रहा है कि इसका कलर निश्चित रूप से लाल होगा, है ना। हम लाल कलर से लिख भी दिए हैं। और लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल रक्त कोशिका में प्रोटीन वर्णक एक पिगमेंट होता है, एक रंजक होता है, और उस रंजक का नाम है हीमोग्लोबिन, है ना। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है बाबू? लाल होता है। अब देखिए कि हीमोग्लोबिन के अगला जो पॉइंट है कि एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है, और इसके इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। अब आपसे प्रश्न करेगा कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक क्यों कहते हैं? आपको क्या जवाब देना है कि हीमोग्लोबिन के एक अणु में की जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोग करने की होती है, और जब संयोग करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, और वह एक जगह से उसको दूसरे जगह ढोने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। इसी गुण के, इसी विलक्षण गुण के कारण हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। और इसके बारे में जरा सा जानकारी ले लेते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर यानी श्वसन में पढ़ चुके हैं क्या कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयोग करता है, जुड़ जाता है, तब ये क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है बाबू? जब हम लोग श्वसन की क्रिया में नासिका छिद्र के द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और स्वर यंत्र के द्वारा ट्रैकिया से होते हुए
फेफड़ा में जब पहुंचता है तो वह फेफड़ा में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है उससे वह ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और इसी हीमोग्लोबिन से यानी रक्त के माध्यम से वह ऑक्सीजन कहां पहुंचा दिया जाता है? ऑक्सीजन में, कोशिका या उत्तक में। और कोशिका में क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उससे CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। पुनः कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोजित होकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ना। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पुनः क्या करता है? कोशिका से, उत्तक से में जो ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से, श्वसन होने से जो CO2 बनता है, वहां से हीमोग्लोबिन के माध्यम से, रक्त के माध्यम से फेफड़ा तक पहुंचा दिया जाता है। फेफड़ा में फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया से होते हुए, स्वर यंत्र लैरिंक्स से होते हुए नासिका छिद्र से बाहर पुनः वातावरण में छोड़ दिया जाता है। यह काम है आपका लाल रक्त कोशिका का। लाल रक्त कोशिका के द्वारा गैसों का परिवहन किया जाता है। मुख्य रूप से इसका निचोड़ ये हुआ है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, है ना। श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, WBC इसको शॉर्ट में कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? WBC। W व्हाइट से W, ब्लड का B और कॉर्पसल्स का C। इसी का एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या नाम है बाबू? ल्यूकोसाइट्स भी इसको कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिका का जो आकार होता है वो अनियमित आकार की होती है, न्यूक्लियस युक्त होती है, यानी केंद्रक युक्त होती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में केंद्रक होता है, केंद्रक पाया जाता है। अब है कि इनमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते हैं। तो हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं यानी इसका रंग लाल नहीं होता है, तब ये रंगहीन होता है, अर्थात उजला होता है, कोई रंग ही नहीं है इसमें। यानी WBC की संख्या, श्वेत रक्त कोशिका की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की से बहुत कम होती है। यानी कहने का मतलब है रक्त में RBC लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या अधिक होती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होती है। अब जो है वो है बाबू रक्त पट्टिकाणु। इसी को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसी को बिंबाणु भी कहते हैं। ये तो लिखा हुआ है कि ये बिंबाणु भी कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? बिंबाणु भी कहलाता है। ये इसका जो प्रमुख कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि ये रक्त के थक्का बनने में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है? सहायक होते हैं। ये अगर ब्लड में थ्रोम्बोसाइट्स या बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु नहीं रहे तो कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए या
घाव ही हो गया या कहीं कट गया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि शरीर का सारा रक्त बाहर हो जाएगा, कोई उपाय नहीं, आप उसको नहीं रोक पाएंगे। इसलिए रक्त में रक्त पट्टिकाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।